नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गोविंद राय गर्ग। ज़्यादातर लोग मुझे डॉक्टर गोगा के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू ड्रग्स। अब हमारे पास बहुत सारी न्यू ड्रग्स हैं। हर साल अराउंड 100 के आसपास न्यू ड्रग्स अप्रूव होती हैं। तो पिछले 4-5 सालों में लगाओगे तो अराउंड 500 न्यू ड्रग्स हो जाएंगी। बट आपको सब याद नहीं करनी है। तो मैंने आपके लिए बहुत थोड़ी सी न्यू ड्रग्स चूज़ की हैं, विच यू कैन रिमेंबर। ठीक है, बट अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है तो यू कैन लीव दैट, दिस टॉपिक इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आप बाकी टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करो। अगर बाकी कर लिए तो आप न्यू ड्रग्स पे आ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द न्यू ड्रग्स, पहली है जावेजीपेंट एंड उब्रोजीपेंट। इन दवाइयों का नाम खत्म हो रहा है जी पेंट में। जी पेंट का क्या मतलब है? ये है कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड के एंटागोनिस्ट। तो नाम में क्या लिखा है? नाम में लिखा है जीन पेप्टाइड एंटागोनिस्ट। तो जीपेंट एक पूरा ग्रुप है दवाइयों का। इसमें और भी कई सारी दवाइयां हैं, ऑलसी जीपेंट है, रिमे जीपेंट है, बहुत सारी दवाइयां हैं जो जीपेंट में खत्म होती हैं। तो जीपेंट का मतलब है सीजीआरपी एंटागोनिस्ट, जीन पेप्टाइड एंटागोनिस्ट। कौन सा जीन? कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। ओके, तो सीजीआरपी कौन सी बीमारी में ओवर एक्टिव होता है? हमने पढ़ा था डिटेल में। कौन सी बीमारी? यस, सीजीआरपी इज ओवर एक्टिव इन माइग्रेन। तो ये जो दवाइयां हैं, दीज आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन के लिए देते हैं इनको। और खास बात ये है कि दे कैन बी गिवन ओरली। तो ये नई ओरल दवाइयां हैं अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन के लिए। ओके, अब आते हैं दूसरी दवाई, टिर्जेपेटाइड। टिर्जेपेटाइड जो है ये डुअल इंक्रेटिन एगोनिस्ट है। डुअल इंक्रेटिन एगोनिस्ट है। इसका क्या मतलब है? हमारे पास दो मेजर इंक्रेटिन्स हैं, एक है GLP-1 और दूसरा है GIP। हमने पढ़ा था डायबिटीज वाले चैप्टर में, दो मेन इनक्रेटिन्स हैं। तो ज्यादातर दवाइयां अभी तक हमने जो बनाई थी वो GLP-1 एगोनिस्ट थी, जो ग्लूटाइड में खत्म होती हैं। पढ़ा था हमने, लीरा ग्लूटाइड, सीमा ग्लूटाइड, बहुत सारी दवाइयां जो ग्लूटाइड में खत्म होती हैं वो GLP-1 एगोनिस्ट हैं। अब हमने बनाई जो इसको भी स्टिमुलेट करती है, इसको भी स्टिमुलेट करती है, उसका नाम है टिर्जेपेटाइड। टिर्जेपेटाइड, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड GLP-1 भी और GIP भी, ये दोनों वेट लॉस करते हैं। कैसे करते हैं वेट लॉस? नंबर 1, बाय डिक्रीजिंग गैस्ट्रिक मोटिलिटी। स्टमक की मोटिलिटी कम कर देते हैं। तो मतलब क्या होगा कि खाना पेट में ही पड़ा रहेगा। जब नीचे नहीं जाएगा खाना, पेट में ही पड़ा रहेगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाएगी, तो आदमी और खाना नहीं खाएगा, एपेटाइट कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, ये सेटाइटी सेंटर जो ब्रेन में है उसको स्टिमुलेट करते हैं। सेटाइटी सेंटर क्या है? वो ये बताता है कि भैया बस करो, बहुत खा लिया। तो जब उसको स्टिमुलेट कर दिया तो कम खाना खाने से ही आदमी की भूख शांत हो जाएगी। आदमी कम खाना खाएगा तो वेट लॉस हो जाएगा। तो ये दवाई जो है ये अप्रूव हुई है ओबेसिटी में। दिस ड्रग इज अप्रूव्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। तो इसके नाम में टाइड लिखा है, मतलब ये पेप्टाइड है। और सारी की सारी पेप्टाइड इंजेक्टेबल है, ये भी इंजेक्टेबल है, सबकुटेनियस रूट से देते हैं। ओके, तो ये हो गया टिर्जेपेटाइड। अगली दवाई है रीजाफंगिन। तो इसके नाम से यूज तो वैसे ही पता लग गया होगा, फंगस के लिए यूज करते हैं फंगिन। अब कोई और एंटी फंगल दवाई आपको याद है जिसका नाम फंगिन में खत्म होता हो? यस, कौन सी दवाई? यस, वो है कैस्पोफंगिन। कैस्पोफंगिन, तो कैस्पोफंगिन वाले ग्रुप की ही दवाई है रीजाफंगिन। कैस्पोफंगिन वाले ग्रुप का नाम क्या था? यस, इकाइनोकेंडिन। तो रीजाफंगिन इज अ न्यू इकाइनोकेंडिन। ये भी कैस्पोफंगिन जैसी दवाई है। और कैस्पोफंगिन या इकाइनोकेंडिन्स कैसे यूज करते हैं, कैसे मैकेनिज्म है इनका? यस, दे इनहिबिट दी फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं। फंगल सेल वॉल में बीटा 1,3 ग्लाइकैन होता है, ये उसको इनहिबिट करते हैं, तो फंगस की सेल वॉल नहीं बनती। बीटा 1,3 ग्लाइकैन इनहिबिटर्स हैं। और कैस्पोफंगिन की तरह ही ये सी और ASP, सी मतलब कैंडिडा के लिए यूज करते हैं और ASP मतलब एस्परजिलस के लिए यूज करते हैं। तो इट इज अ न्यू ड्रग विच इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय कैंडिडा एंड एस्परजिलस, सिमिलर टू
कैस्पोफंगिन। ओके, नई दवाई है रेटिफेनेलिमैब। रेटिफेनेलिमैब जो है ये नई इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर है। इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर है। इसका क्या मतलब है? हमारा नॉर्मली टी सेल है। टी सेल का काम होता है ट्यूमर सेल को मारना। ट्यूमर सेल यहां पे भी मिलेगा, टी सेल उसको अटैक कर देगा, उसको मार डालेगा, इसलिए ट्यूमर ग्रो नहीं हो पाते। ठीक, बट टी सेल जो है नॉर्मल सेल को भी तो मार सकते हैं। अब ट्यूमर सेल तो नॉर्मल सेल जैसे ही होते हैं, तो अगर ट्यूमर सेल को मार रहा है तो नॉर्मल को भी मार दे, बट हमें नॉर्मल सेल को तो नहीं मारना। तो नॉर्मल सेल को हम टी सेल से कैसे बचाएं? तो जो भी नॉर्मल सेल्स होते हैं, इन नॉर्मल सेल्स को दिया जाता है एक आईडी कार्ड। एक आईडी कार्ड दे दिया है, मतलब जब भी टी सेल इनको मारने आएगा वो अपना आईडी कार्ड दिखा देंगे कि भैया मैं कैंसर नहीं हूं, मैं तो नॉर्मल हूं। तो टी सेल कहेगा ठीक है तुम रहने दो, तो टी सेल उसको नहीं मारेगा। अब वही कैंसर सेल को मारने जाएगा, उनके पास आईडी कार्ड है ही नहीं, तो कैंसर सेल के पास आईडी कार्ड है नहीं, तो टी सेल उनको मार देगा। तो नॉर्मल सेल बच जाएंगे, कैंसर सेल मर जाएंगे। अब ये आईडी कार्ड क्या है? ये आईडी कार्ड है एक इंटरेक्शन टी सेल्स में और नॉर्मल सेल्स में। वो क्या इंटरेक्शन है? वो है इंटरेक्शन बिटवीन प्रोग्राम्ड डेथ रिसेप्टर्स एंड प्रोग्राम्ड डेथ लाइगेंड। सो बेसिकली एक के पास रिसेप्टर होता है, एक के पास लाइगेंड होता है, दोनों कंबाइन कर जाते हैं। जब वो कंबाइन कर गए तो टी सेल इनहिबिट हो गया। जब टी सेल इनहिबिट हो गया तो ये एक्टिवेट नहीं हुआ, तो नॉर्मल सेल बच गया। ओके, अब क्या हुआ? कैंसर सेल को भी ये पता लग गया कि नॉर्मल सेल आईडी कार्ड दिखा के बच जाते, तो कैंसर सेल कहते हैं हम क्यों पीछे रहे, वो गए दुकान से नकली आईडी कार्ड बनवा लाए। तो मतलब अगर कैंसर सेल भी ये प्रोग्राम्ड डेथ वाले रिसेप्टर को एक्सप्रेस करने लग गए, तो ये टी सेल के आने पे उनको आईडी कार्ड दिखा देंगे, टी सेल इनको भी छोड़ देगा, और अगर इनको छोड़ दिया तो कैंसर ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे कैंसर इसलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने नकली आईडी कार्ड बना लिए। तो हमने क्या किया? हमने ऐसी दवाइयां बना ली जो या तो इस पे बाइंड कर जाती या फिर इस पे बाइंड कर जाती, मतलब वो इस आईडी कार्ड वाले चीज को रोक देगी। दैट मीन्स आईडी कार्ड दिखाने के बाद भी वो नहीं बचेगा, तो कैंसर सेल्स मर जाएंगे, कैंसर ठीक हो जाएगा। क्लियर? तो इन दवाइयों को कहते हैं हम इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग्स में ये सारी डिटेल में पड़ी थी। तो रेटिफेनेलिमैब एक नई दवाई है इसी ग्रुप की, इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर, एंड इट इज अप्रूव्ड इन मर्कल सेल कार्सिनोमा। ये मर्कल सेल कार्सिनोमा के लिए अप्रूव हुई है रेटिफेनेलिमैब, न्यू इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर। अगली दवाई पे आते हैं स्पारसेंटन। स्पारसेंटन के नाम में देखो, इसके नाम खत्म हो रहा है एंट एन। एंट एन वाली कौन सी दवाइयां थी? बताओ कौन सी थी? यस, बोसेंटन। याद है बोसेंटन पढ़ा था हमने। एंट एन, एंट एन का क्या मतलब है? ई एन मतलब एंडोथिलिन, एंडोथिलिन। ई एन मतलब एंडो, टी मतलब थिलिन, तो एंडोथिलिन। ए एन मतलब एंटागोनिस्ट, तो ये एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। बोसेंटन की तरह ये भी एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और दूसरा इसके नाम में लिखा है ए आर। ए आर मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, तो ये डुअल है, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी है और एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट भी है। तो ये दो दो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, ये डुअल एंटागोनिस्ट है। हमें पता है कि एंडोथिलिन बहुत स्ट्रॉन्ग वेसोकंस्ट्रिक्टर है और एंजियोटेंसिन वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, तो इन दोनों को ब्लॉक करके ये वेसो डायलेशन कर देती है, और वेसो डायलेशन करने से आईजीए नेफ्रोपैथी के सिम्टम्स ठीक होने लग जाते हैं। रिमेंबर, आईजीए नेफ्रोपैथी में प्रॉब्लम होती है वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से, तो ये वेसो डायलेशन कर देती है। तो इट इज अ न्यू ड्रग विच इज अप्रूव्ड फॉर आईजीए नेफ्रोपैथी। ओके, नेक्स्ट ड्रग है डेप्रोडूस्टैट। अब डेप्रोडूस्टैट पढ़ने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। सपोज हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो हमें जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो बॉडी में एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर।
नाम से पता लग रहा है। हाइपोक्सिया ने इस फैक्टर की सिंथेसिस को इंड्यूस कर दिया, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। ये फैक्टर जो है ये जाता है किडनी में और किडनी को कहता है कि भैया एरिथ्रोपोएटिन बनाओ क्योंकि ऑक्सीजन की कमी। ठीक, तो ये किडनी में गया, इसने एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। एरिथ्रोपोएटिन जब प्रोड्यूस हुआ तो उसने आरबीसीज बनाने शुरू कर दिए, और जब आरबीसीज ज्यादा बन जाएंगे तो ऑक्सीजन को ज्यादा लेके आएंगे, हाइपोक्सिया ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज। अब क्या है कि ये काम करने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर मेटाबोलाइज हो जाएगा, सारा दिन थोड़ी एरिथ्रोपोएटिन बनाता रहेगा, इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। और इसका मेटाबॉलिज्म करने वाली जो एंजाइम है उसका नाम है प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज। प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज, प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज को प्रो डी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज। तो प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज इसको मेटाबोलाइज कर देते हैं। अब क्या हुआ है, अगर एक आदमी है जिसमें आरबीसीज कम है, अगर हम उस आदमी में इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज को, तो एचआईएफ का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब एचआईएफ का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर का लेवल बढ़ जाए। जब लेवल बढ़ गया तो ये एरिथ्रोपोएटिन ज्यादा बनाएगा, आरबीसी ज्यादा बनेंगे, तो अनीमिया ठीक हो जाए। तो ये दवाई है डेप्रोडूस्टैट विच इज प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिटर। तो इसके नाम में लिखा है इट इज प्रोडी, प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज स्टैटिक। प्रोडी को स्टैटिक करती है, इनहिबिट करती है, एंड इट इज इंडिकेटेड इन, कहां यूज करेंगे, अनीमिया में। कौन सा अनीमिया, अनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक किडनी डिजीज। रिमेंबर, नॉर्मली अनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या यूज कर सकते हैं हम, एरिथ्रोपोएटिन भी तो कर सकते हैं, क्योंकि किडनी की बीमारी है, एरिथ्रोपोएटिन बन नहीं रहा, तो हम एरिथ्रोपोएटिन दे सकते हैं बाहर से। बट प्रॉब्लम एरिथ्रोपोएटिन में क्या है, इट नीड टू बी गिवन बाय इंजेक्शन, सबकुटेनियस रूट से देते। बट डेप्रोडूस्टैट जो है दिस कैन बी गिवन ओरली, ये ओरल ड्रग है। इट इज एन ओरल ड्रग फॉर अनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक किडनी डिजीज। बट खास बात क्या है, इट इज अप्रूव्ड ओनली ऑन दोज पेशेंट्स विच आर ऑन डायलिसिस। जो डायलिसिस पे हैं ऑलरेडी, सिर्फ उनमें ही अप्रूव्ड है। इंजेक्शन देने की जगह ओरल ड्रग दे दो, डेप्रोडूस्टैट। तो नई दवाई इलासिस्ट्रेंट। इलासिस्ट्रेंट जो है ये सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, फ्लूवेस्ट्रांट की सिस्टर है। रिमेंबर, इसका नाम भी एस्ट्रांट में खत्म होता है, उसका भी एस्ट्रांट में खत्म होता है। ये दोनों सेम ग्रुप की दवाइयां, एस्ट्रांट एस्ट्रांट। और एस्ट्रांट से पता क्या लग रहा है, ये हैं एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट। एस्ट्रोजन का काम रोकने वाली दवाइयां हैं। एस्ट्रोजन के एंटागोनिस्ट नहीं है एक्चुअल में, नाम से लग रहा है बट काम पता लग रहा है ना। तो एक्चुअल में क्या है, दीज आर SERD, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर्स। मतलब एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे बाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये रिसेप्टर ही खत्म कर देते हैं। जब रिसेप्टर ही नहीं है तो काम कैसे होगा, तो ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को कम करके काम करते हैं। एंड दीज आर इंडिकेटेड इन ब्रेस्ट कैंसर। ये ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं। ऑब्वियसली एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में यूज करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को कम कर रहे हैं तभी फायदा करेंगे, तो ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है कि फुलवेस्ट्रांट जो है वो इंजेक्टेबल ड्रग है, जबकि न्यू ड्रग इलासिस्ट्रांट इसी कंडीशन में ओरल दे सकते हैं। सो इट इज ए न्यू ओरल SERD। ओके, अगली दवाई तो आसान है, बेक्साग्लिफलोजिन। तो सारी ग्लिफलोजिन की तरह, जैसे कैनाग्लिफलोजिन थी, डेपाग्लिफलोजिन थी, ये सब की तरह कौन से ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, यस ये है SGLT2 इनहिबिटर्स। SGLT2 क्या करता था, वो सोडियम ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करता था। अगर हमने इसको इनहिबिट कर दिया तो ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ, किडनी में बाहर निकल गया। तो इनका मैकेनिज्म क्या होगा, दे एक्ट बाय कॉजिंग ग्लूकोज यूरिया, ग्लूकोज यूरिया। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, इसके नाम के एंड में यूरिन लिख दो। नाम के एंड में यूरिन लिखेंगे तो क्या पता लगेगा, ग्लूकोज फ्लोज इन यूरिन। ग्लूकोज यूरिन में फ्लो हो जाएगा, यूरिन में ग्लूकोज निकल जाएगा तो ब्लड में कम हो जाएगा। तो कहां देंगे हम इनको, यस दे आर इंडिकेटेड इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो सारे ग्लिफलोजिन की तरह बेक्साग्लिफलोजिन भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में देते हैं। इट एक्ट बाय कॉजिंग ग्लूकोज यूरिया। ओके, अगली दवाई है लेनाकेपाविर।
लेनाकैपाविर नाम से क्या पता लग रहा है, इसका नाम में आता है विर। जिस भी दवाई के नाम में विर आता हो मतलब विर मतलब वायरस, वो वायरस के लिए यूज करते हैं। कौन से वायरस के लिए यूज करते हैं इसको? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और यू कैन रिमेंबर कापाविर ये कह रहे हैं कि एड्स वायरस के लिए यूज करते हैं, एड्स वायरस। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये CAP मतलब कैप्सिड इनहिबिटर है, HIV का कैप्सिड इनहिबिटर है। बेसिकली क्या होता है, जब HIV सेल्स के अंदर एंटर करता है, CD4 सेल के अंदर तो आ गया, बट अब इस HIV को न्यूक्लियस में जाना है, तभी तो वो ह्यूमन CD4 सेल के DNA पे बाइंड करेगा, उसके लिए कैप्सिड चाहिए। तो ये कैप्सिड को इनहिबिट करेगी, तो न्यूक्लियस में नहीं जा पाएगा, तो HIV ग्रो नहीं कर पाएगा। तो दिस इज अ न्यू ड्रग लेनाकैपाविर फॉर HIV। बाकी दवाइयों के साथ देते हैं कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली। बस खास बात क्या है, इट इज गिवन एज एन इंजेक्शन वंस इन 6 months। एक इंजेक्शन चाहिए 6 महीने में, तो इट इज अ वेरी लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल ड्रग फॉर HIV। अकेली दवाई है, 6 महीने में एक बार दे सकते हैं। ओके, अगली दवाई है टेप्लीजुमैब। टेप्लीजुमैब के नाम में लिखा है इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है CD3 के अगेंस्ट, CD3 के अगेंस्ट। यू कैन रिमेंबर टी का मतलब है 3, CD3 के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है टेप्लीजुमैब। ये बेसिकली क्या होता है, अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, इसमें क्या होता है, बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। तो बीटा सेल का जो डिस्ट्रक्शन है उसको रोकने के काम आती है। तो CD3 को इनहिबिट करेंगे तो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन रुक जाएगा। तो इसको हमने यूज किया है टाइप 1 डायबिटीज में। टाइप 1 डायबिटीज की 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 जो होती है वो प्री क्लिनिकल स्टेज होती है, मतलब इसमें बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन तो स्टार्ट हो गया पर अभी तक इंसुलिन कम नहीं हुआ, इंसुलिन नॉर्मल है। ठीक है, टाइप 2 में क्लिनिकल स्टेज आ जाती है, मतलब इसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, बीटा सेल इतने ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गए कि नॉर्मल इंसुलिन लेवल नहीं रह पाया, इंसुलिन लेवल कम हो गया। और स्टेज 3 जो होती है जिसमें बीटा सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं रह जाता। तो जो ये दवाई है टेप्लीजुमैब, ये इंडिकेटेड इसलिए है कि स्टेज 2 से स्टेज 3 ना जाए। इट प्रिवेंट द कन्वर्शन फ्रॉम स्टेज 2 ऑफ IDDM टू स्टेज 3 ऑफ IDDM, ताकि पूरी तरह से इंसुलिन खत्म ना हो। जो डिस्ट्रॉय हो चुका है बीटा सेल वो तो हो गए, बट और डिस्ट्रक्शन ना हो। ठीक है, सो दैट ड्रग इज टेप्लीजुमैब। अगली दवाई फिर से आसान है, नाम में लिखा है एफ्लापेग्रास्टिम। क्या लिखा है नाम में? ग्रास्टिम। और कौन सी दवाइयां जानते हो ग्रास्टिम वाली? यस, फिलग्रास्टिम। सेम ग्रुप की दवाई है, सब कुछ सेम है। इट इज ऑल्सो अ ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटर। तो ये भी GCSF है, ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटर मतलब कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो ग्रेनुलोसाइट को कब स्टिमुलेट करना चाहेंगे? यस, ल्यूकोपीनिया। तो इसको भी हमने अप्रूव किया है, ल्यूकोपीनिया ड्यू टू एंटी कैंसर ड्रग्स और ल्यूकोपीनिया ड्यू टू बोन मैरो सप्रेशन। ठीक, तो लाइक ऑल दी GCSFs it is also given by subcutaneous route. So just new drug like filgrastim. Okay, next दवाई है वोनोप्राज़ान। वोनोप्राज़ान, प्राज़ान जैसी एक और नाम आता है प्राज़ोल, ठीक है, ओमीप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल। जो प्राज़ोल्स होती हैं वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होती, ये भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, बट इनको हम कहते हैं के कैब। प्राज़ान्स आर के कैब। के कैब का क्या मतलब है? पोटाशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर। मतलब क्या है कि जैसे जो प्रोटॉन पंप था हमारा, ये हमारा ल्यूमेन था, प्रोटॉन पंप था जो, वो प्रोटॉन को ल्यूमेन में सिक्रीट करता है और एक्सचेंज में होता है पोटाशियम। तो नॉर्मल PPI जो होते हैं वो इस पूरे पंप को इनहिबिट कर देते हैं परमानेंटली, इरिवर्सिबली, तो प्रोटॉन सीक्रेट नहीं हो पाता। वोनोप्राज़ोन क्या करता है, वो पोटाशियम के साथ कंपीट करता है। वो पोटाशियम को कहता है कि तुझे अंदर नहीं जाना, मैं जाऊंगा। वो पोटाशियम और ये दोनों कंपीट करने लग जाते हैं, और जब कंपटीशन होता है तो प्रोटॉन का निकलना बंद हो जाता है। प्रोटॉन नहीं निकलेगा तो एसिड नहीं बनेगी। तो मतलब काम सेम है प्राज़ोल वाला, बट डिफरेंस क्या है कि वोनोप्राज़ोन जो है एक तो फास्ट एक्टिंग है
और दूसरा ये रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ दिस पंप है। सारे के सारे प्राजोल जो होते हैं वो परमानेंट इनहिबिटर्स होते हैं, जबकि प्राजान जो होते हैं वो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं। ये डिफरेंस है के कैब और पीपीआई में। पीपीआई परमानेंट इनहिबिटर हैं और के कैब टेम्परेरी इनहिबिटर्स। ओके, सो नाम से आप याद कर लो कि आपने कैब करिया तो कैब तो टेम्परेरीली करोगे ना, कैब आप हमेशा के लिए थोड़ी घर में रख लोगे, तो ये टेम्परेरी है, दैट मीन्स नॉट इरिवर्सिबल है, जबकि पीपीआई इज परमानेंट हो। नेक्स्ट इज मावा कैम्पटन। मावा कैम्पटन भी याद कर लोगे आराम से। मावा कैम्पटन में क्या लिखा है, इट इज अ कार्डियक, सी ए मतलब कार्डियक, एम का मतलब है मायोसिन, कार्डियक मायोसिन इनहिबिटर है, ए का मतलब एंटागोनिस्ट, इज एंटागोनिस्ट ऑफ कार्डियक मायोसिन, कार्डियक मायोसिन इनहिबिटर है। तो नाम से क्या पता लग रहा है, कार्डियक मायोसिन, जब हम एक्टिवेट करेंगे मायोसिन को तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। अगर हमने इनहिबिट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करने के काम आती है। किस कंडीशन में हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करेंगे, यस इट इज अप्रूव्ड इन HOCM, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के लिए यूज करते हैं। कौन सी दवाई इसमें यूज करते हैं HOCM के लिए, सबसे कॉमनली ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, प्रोप्रानोलोल। बीटा ब्लॉकर वो भी तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करते हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस है, बट ये नई दवाई है जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर सकती है, मावा कैम्पटन। रिमेंबर, कोई भी दवाई जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाती है जैसे डिजिटलिस या डोपामिन, डोब्यूटामिन, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन HOCM, जबकि प्रोप्रानोलोल ड्रग ऑफ चॉइस है और मावा कैम्पटन न्यू ड्रग है फॉर HOCM। ओके, नेक्स्ट दवाई है लीवोकीटोकोनाजोल। तो नाम में लिखा है कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल का एल आइसोमर है लीवोकीटोकोनाजोल। तो कीटोकोनाजोल की तरह ही ये भी स्टेरॉयड सिंथेसिस रोकती है। रिमेंबर, कीटोकोनाजोल जो है वो स्टेरॉयड की फॉर्मेशन में जो अर्ली एंजाइम होते हैं उनको इनहिबिट करता है, तो ये भी करती है। और किस कंडीशन में हम चाहेंगे स्टेरॉयड ना बने, जब स्टेरॉयड एक्सेस है बॉडी में। स्टेरॉयड एक्सेस बॉडी को क्या कहते हैं, यस कुशिंग सिंड्रोम। सो लीवोकीटोकोनाजोल नई दवाई है जो कुशिंग सिंड्रोम के लिए अप्रूव हुई है। तो इसका फायदा क्या है कीटोकोनाजोल के ऊपर, पहला फायदा कि इसकी पोटेंसी ज्यादा है, पोटेंसी ज्यादा है कीटोकोनाजोल से। और दूसरा फायदा यह है कि इसकी हेपेटोटॉक्सिसिटी कम है। रिमेंबर, कीटोकोनाजोल जो है वो लिवर डैमेज करती है, तो ये लिवर डैमेज नहीं करती है या कम करती है। तो लीवोकीटोकोनाजोल इज अप्रूव्ड फॉर कुशिंग सिंड्रोम। अगली दवाई है इनक्लीसिरान। रिमेंबर, जो भी दवाई सिरान में खत्म होती है, सिरान का क्या मतलब होता है, स्मॉल इंटरफियरिंग RNA, स्मॉल इंटरफियरिंग RNA। तो जो भी दवाई सिरान में खत्म होती है वो RNA के साथ इंटरफेयर करेंगे, मतलब जिस भी चीज के RNA में इंटरफेयर करेंगे वो चीज नहीं बनेगी, सो दे विल इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, तो इनक्लीसिरान किसके अगेंस्ट है, इट इज अगेंस्ट PCSK9, प्री प्रोटीन कन्वर्टेन सब्टिलाइसिन कैक्सिन टाइप 9, PCSK9 जो होती है उसके अगेंस्ट है स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA। और सिंपल लैंग्वेज में इनक्लीसिरान जो है PCSK9 का बनना रोक देती है। PCSK9 का नॉर्मल काम क्या था, यस नॉर्मल काम था PCSK9 LDL रिसेप्टर को मेटाबोलाइज करती है, LDL के रिसेप्टर के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। जब इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो LDL के रिसेप्टर कम हो जाएंगे। जब लिवर में LDL के रिसेप्टर कम होते हैं तो लिवर कोलेस्ट्रॉल ब्लड से उठा नहीं पाता, तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में पड़ा रहता है। तो हमने क्या किया, हमने PCSK9 की फॉर्मेशन को रोक दिया बाय गिविंग इनक्लीसिरान, तो LDL रिसेप्टर का मेटाबॉलिज्म रुक गया। जब मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो LDL रिसेप्टर का नंबर बढ़ गया, जब नंबर बढ़ गया तो इसने ब्लड से कोलेस्ट्रॉल उठा लिया। तो इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ होमोजाइगस हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया। ये होमोजाइगस हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं इनक्लीसिरान। ओके, नेक्स्ट दवाई है अवैकोपैन। अवैकोपैन के भी नाम में ही लिखा है कोपैन लुक लाइक कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट AN मतलब एंटागोनिस्ट, तो ये कॉम्प्लीमेंट एंटागोनिस्ट है। कोपैन जो है वो कॉम्प्लीमेंट एंटागोनिस्ट है, बट कौन सा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इसमें लिखा है FVA मतलब 5A, तो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट 5A एंटागोनिस्ट।
अवैकोपेन इज कॉम्प्लीमेंट 5A एंटागोनिस्ट किस कंडीशन में यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं हम एंका एसोसिएटेड वास्कुलाइटिस में। अप्रूव्ड इन एंका एसोसिएटेड वास्कुलाइटिस, वो भी नाम में लिखा है, ए फॉर एंका, VA फॉर वास्कुलाइटिस। तो ये कॉम्प्लीमेंट 5A एंटागोनिस्ट है जिसको एंका एसोसिएटेड वास्कुलाइटिस में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट ड्रग इंपॉर्टेंट है एडुकैनुमैब, और उसके जैसी नई दवाई लिकैनुमैब। तो नाम से क्या पता लग रहा है ये क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिनके नाम में NU आता है, रिमेंबर, जिसके नाम में NE आता हो या NU आता हो, वो होती हैं न्यूरॉन्स के लिए, न्यूरॉन्स के लिए। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो न्यूरॉन्स पे काम करेगी। कौन से न्यूरॉन्स पे काम करेगी? हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ट, वहां पे होते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, और वहां पे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मेमोरी का काम करते हैं, मेमोरी को अक्वायर करने का, रिटेन करने का काम करते हैं। अब ये जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं इनके अंदर डिपॉजिट हो जाती है ए बीटा अमाइलॉइड। एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ए बीटा अमाइलॉइड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और जब ये डिपॉजिट सफिशिएंट अमाउंट में हो गई तो इन्होंने न्यूरॉन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, डीजनरेट करना शुरू कर दिया, और जब न्यूरोनल डीजनरेशन हो जाएगी तो लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगी। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? यस, अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है? डिमेंशिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स डीजनरेट हो गए। किसने किए? ए बीटा अमाइलॉइड ने किए। तो हमने क्या किया? हमने इसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना ली। तो अगर हमने इसके काम को रोक दिया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ने, तो न्यूरोनल डीजनरेशन रुक जाएगी, तो अल्जाइमर डिजीज ठीक हो जाएगी। तो दिस इज द ओनली ड्रग विच इज ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज, जिसको कहते हैं हम डिजीज मॉडिफाइंग। बाकी जितनी भी दवाइयां हम अल्जाइमर में यूज करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस के अल्जाइमर्स के लिए, यस, कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं लाइक डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन, गलांटामिन, वो ड्रग ऑफ चॉइस हैं। तो ये सारी दवाइयां सिम्टोमेटिक हैं, सिर्फ सिम्टम ठीक करेंगी, बट न्यूरोनल डीजनरेशन रोकेगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो दीज आर डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग फॉर अल्जाइमर्स डिजीज। अकेली दवाइयां हैं जो अंडरलाइंग कॉज को ठीक करती हैं। तो इसके नाम में लिखा है सब कुछ। क्या लिखा है? इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच इज यूज्ड फॉर अल्जाइमर्स डिजीज। AD मतलब अल्जाइमर्स डिजीज। और कैसे? बाय इट ट्रीट दी अंडरलाइंग कॉज। अंडरलाइंग कॉज को ठीक करती है। क्या था अंडरलाइंग कॉज? अंडरलाइंग कॉज वाज ए बीटा अमाइलॉइड। तो ए बीटा अमाइलॉइड के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, अंडरलाइंग कॉज ठीक हो गया, उससे अल्जाइमर डिजीज ठीक हो जाएगी। ओके, तो दो दवाइयां हैं, एडुकैनुमैब और लिकैनुमैब। दे आर इंडिकेटेड इन अल्जाइमर्स डिजीज। ओके, नेक्स्ट ड्रग पे चलते हैं, वो है सीमाग्लूटाइड। ये तो आसान है, इसका नाम ग्लूटाइड में खत्म होता है। तो बाकी जो ग्लूटाइड्स हैं जैसे लीराग्लूटाइड, उनके जैसी दवाई है, मतलब GLP-1 एनालॉग है। लाइक ऑल द ग्लूटाइड्स इट इज GLP-1 एनालॉग। और GLP-1 एनालॉग्स जो हैं वो डायबिटीज में यूज करते हैं, तो इसको भी डायबिटीज में यूज कर सकते हैं। बट डायबिटीज के साथ साथ सम ऑफ दीज ड्रग्स विच आर GLP-1 एनालॉग्स, ये वेट लॉस करते हैं, तो ओबेसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो सीमाग्लूटाइड भी दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं। बट खास बात क्या है सीमाग्लूटाइड में, कि इसका नाम टाइड में खत्म होता है, और जितनी भी दवाइयां टाइड में खत्म होती हैं वो पेप्टाइड होते हैं। ये भी पेप्टाइड हैं, और पेप्टाइड होने में क्या प्रॉब्लम थी? ओरल नहीं दे सकते थे। बट सीमाग्लूटाइड की स्पेशल प्रिपरेशन आती है जिसको पेप्टाइड होने के बावजूद भी ओरल दे सकते हैं। सो इट इज अ न्यू ओरल ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। ये नई ओरल फॉर्मुलेशन अप्रूव हुई है ओबेसिटी के लिए, सीमाग्लूटाइड। ओके, नेक्स्ट दवा आसान है फिर से, विवेग्रोन। विवेग्रोन जैसी पहले कौन सी दवाई पढ़ी थी हमने? यस, मीराबैग्रोन। ये मीराबैग्रोन वाले ग्रुप की दवाई है। मीराबैग्रोन, अगर आपको याद हो, हमने बताया था कि मेरा ब्लैडर गॉन, मेरा ब्लैडर गॉन, तो ब्लैडर को रिलैक्स करती है। विवेग्रोन, मीराबैग्रोन, दोनों की दोनों दवाइयों के नाम में BE आता है, तो BE स्टैंड फॉर बीटा 3। तो ये बीटा 3 एगोनिस्ट हैं। बीटा 3 यूरिनरी ब्लैडर पे होता है, उसको रिलैक्स करते हैं, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज कर सकते हैं।
तो मीराबैग्रॉन एंड विवेग्रॉन दे आर यूज्ड इन ओवर एक्टिव ब्लैक। अगली दवाई है वेरिसीगुएट। इसके जैसी ही दवाई पहले हमने पढ़ी थी रायोसीगुएट। तो जो भी दवाइयाँ सी गुएट में खत्म होती हैं, तो सी गुएट का क्या मतलब है? गुएट मतलब ग्वानाइलेट, सी मतलब साइक्लेज। तो ये ग्वानालेट साइक्लेज एगोनिस्ट हैं। इनको हम कहते हैं सॉल्युबल ग्वानालेट साइक्लेज एगोनिस्ट। और जब ग्वानालेट साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो साइक्लिक जीएमपी बढ़ जाता है, और साइक्लिक जीएमपी बढ़ जाने से वेसोडाइलेशन हो जाता है। तो दोनों दवाइयां वेसोडाइलेशन करती हैं। रायोसीगुएट वेसोडाइलेशन करती है, तो इसको अप्रूव किया गया है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जबकि वेरिसीगुएट भी वेसोडाइलेशन करती है, बट दिस इज अप्रूव्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो वेरिसीगुएट सीएचएफ में यूज करते हैं और रायोसीगुएट पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट दवाई इजी है, रेमिमाजोलाम। रेमिमाजोलाम दो दवाइयों की प्रॉपर्टी मिला के बनी है। पहली दवाई है रेमी, मतलब रेमीफेंटानिल। रेमीफेंटानिल क्या है? शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओपियोइड है। ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओपियोइड है, हाईली लिपिड सॉल्युबल है, ब्रेन में चला जाता है। और दूसरी दवाई है मिडाजोलाम। मिडाजोलाम बेंजोडाइजेपिन है जो ब्रेन को डिप्रेस करती है। तो रेमीफेंटानिल और मिडाजोलाम की प्रॉपर्टी को मिला के बनाया है रेमिमाजोलाम। मतलब ये शॉर्ट एक्टिंग है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग है रेमीफेंटानिल की तरह, और सीएनएस में जाके ब्रेन में सेडेशन करती है मिडाजोलाम की तरह। तो ये बेसिकली क्या है? शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है। ब्रेन को डिप्रेस करने के लिए, सेडेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे अगर हमें कोई प्रोसीजर करना है, उसके लिए सेडेट करना है पेशेंट को, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। बट कौन से प्रोसीजर को? जो 30 मिनट्स में खत्म हो जाए। तो क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग, तो हम उन प्रोसीजर्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं जिसमें हमें पेशेंट को सिर्फ आधे घंटे के लिए सेडेट करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो दैट इज रेमिमाजोलाम। इट इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन नाउ। ओके, नेक्स्ट है एविनाकुमैब। एविनाकुमैब क्या है? इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है? एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं एंजियोपोएटिन लाइक 3 प्रोटीन। ये इसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। अब इस प्रोटीन का नॉर्मल काम क्या होता है? नॉर्मली ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज को इनहिबिट करती है और एंडोथिलिन लाइपेज को इनहिबिट करता है। तो दिस कंपाउंड नॉर्मली इनहिबिट दीज टू एंजाइम्स। तो जब हमने एविनाकुमैब दिया तो वो इसके काम को रोक दे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इसके अगेंस्ट। तो मतलब लाइपोप्रोटीन लाइपेज भी स्टिमुलेट हो जाएगा और एंडोथिलियल लाइपेज भी स्टिमुलेट हो जाएगा। और जब ये एंजाइम स्टिमुलेट होंगे तो लिपिड्स कम हो जाएंगे। तो बेसिकली इट विल डिक्रीज एलडीएल, इट विल डिक्रीज वीएलडीएल, एज वेल एज इट विल डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स। ये सारी चीजें हमें चाहिए। बट इट विल ऑल्सो डिक्रीज एचडीएल, तो सारे कोलेस्ट्रॉल्स को कम कर देता है। एंड इट इज इंडिकेटेड इन होमोजाइगस हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया। होमोजाइगस हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के लिए अप्रूव्ड है। खास बात यह है कि ज्यादातर दवाइयां जो एलडीएल कम करती हैं वो एलडीएल रिसेप्टर के थ्रू काम करती हैं। इट इज, सबसे खास बात इसकी यह है कि वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ एलडीएल रिसेप्टर डेंसिटी। मतलब इसके काम के लिए हमें एलडीएल रिसेप्टर नहीं चाहिए, उसके बिना काम करती है। बाकी ज्यादातर दवाइयां एलडीएल रिसेप्टर के थ्रू काम करती है, ये बिना एलडीएल रिसेप्टर के काम करती है। ओके, नेक्स्ट है ब्रेग्जानोलोन। ब्रेग्जानोलोन एक न्यूरोस्टेरॉइड है। इसका दूसरा नाम है एलोप्रेग्निनोलोन। एलोप्रेग्निनोलोन ये बेसिकली गाबा ए को स्टिमुलेट करती है। और इसको हम स्पेशल जो याद करना है आपको, सिर्फ एक ही चीज याद करनी है, इट इज इंडिकेटेड इन, इंडिकेशन क्या है? इट इज पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका। ये पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के लिए यूज करते हैं ब्रेग्जानोलोन। अगली दवाई है एसकीटामिन। तो नाम से पता लग रहा है ये कीटामिन का एस आइसोमर है। और लाइक कीटामिन ये भी एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है।
बट स्पेशल बातें क्या याद करनी है? 2 पॉइंट। पहला, दिस ड्रग इज गिवन बाय इंट्रानेजल रूट, नेजल रूट से देते हैं। और दूसरा कहाँ देते हैं? इट इज इंडिकेटेड इन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। जब डिप्रेशन कई सारी दवाइयां देने से भी ठीक ना हो, तब हम नेजल एस्कीटामिन दे सकते हैं कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए। अगली दवाई है लानाडेलूमैब। अब इस दवाई को पढ़ने से पहले हम एक चीज समझते हैं, हमारी बॉडी में हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन होते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन मेटाबोलाइज होके बनाते हैं ब्रेडिकाइनिन। ये टूट के बनता है ब्रेडिकाइनिन, और द एंजाइम इसको बनाता है उसका नाम है कैलीक्रीन। कैलीक्रीन बनाता है, ठीक। और ब्रेडिकाइनिन अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है हेरिडिटरी एंजियोन्यूरोटिक एडीमा। हेरिडिटरी एंजियोन्यूरोटिक एडीमा। तो जो लेनाडेलूमैब है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, किसके अगेंस्ट? कैलीक्रीन के अगेंस्ट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट कैलीक्रीन। तो जब कैलीक्रीन को इनहिबिट कर दिया तो ब्रेडिकाइनिन नहीं बना, तो हेरिडिटरी एंजियोन्यूरोटिक एडीमा ठीक हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट यूज करते हैं लानाडेलूमैब। लानाडेलूमैब कैलीक्रीन के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, हेरिडिटरी एंजियोन्यूरोटिक एडीमा में यूज करते हैं। बहुत गंदा सा निमोनिक बताता हूं, तो जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि जल्दी करना है, फास्ट करना है। तो मान लो हमें दिल्ली से कोई सामान मंगवाना है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई ये हमें जल्दी है, हमें जल्दी सामान मंगाना है। पंजाबी में क्या बोलेंगे? हाय काली करी, जल्दी जल्दी करी, काली करी, लाना है दिल्ली से सामान, ठीक है। तो लानाडेलूमैब कैलीक्रीन के अगेंस्ट है और हाई में यूज करते हैं हेरिडिटरी एंजियोन्यूरोटिक एडीमा। ओके, नेक्स्ट इज टिकोविरीमैट। फिर भी नाम से लिखा हुआ है, विर मींस वायरस के लिए यूज करते हैं। कौन से वायरस के लिए? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स मैकेनिज्म क्या है? इट इनहिबिट, आई मतलब इनहिबिट, मैट मतलब मैच्योरेशन। ये वायरस की, स्मॉल पॉक्स वायरस की मैच्योरेशन को इनहिबिट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि स्मॉल पॉक्स तो इरेडिकेट ही हो गया, स्मॉल पॉक्स तो है ही नहीं दुनिया में, फिर उसके लिए दवाई क्यों बना रहे हैं? भाई सब पहले से तैयारी करनी पड़ती है। अमेरिका वालों को पता है कि चाइना वालों ने भी कोविड निकाल दिया, कल को कुछ और निकाल देंगे। अगर स्मॉल पॉक्स वायरस जो लैब्स में है, दुनिया में तो नहीं है, वो कहीं किसी ने लीक कर दिया बायोलॉजिकल वारफेयर में, लड़ाइयों में, तो कौन बचाएगा? तो उसके लिए पहले से बचा के रखी हुई है टिकोविरीमैब। नेक्स्ट लेस्मीडिटान है, ये तो आसान है, सबको पता है। डिटान, जो भी दवाई डिटान में खत्म होती है वो 5-HT1F एगोनिस्ट है। इट एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग 5-HT1F रिसेप्टर्स। और 5-HT1F का काम क्या है? CGRP की रिलीज को रोकना, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड की रिलीज को रोकना। और जब ये रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? माइग्रेन ठीक हो जाएगा। सो इट इज इंडिकेटेड इन अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। लेस्मीडिटान अक्यूट माइग्रेन के लिए यूज करते हैं, इसको ओरल दे सकते हैं, गिवन ओरली फॉर अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन, न्यू ड्रग है। नेक्स्ट ड्रग इज वॉक्सिलोटोर। वॉक्सिलोटोर क्या है? ये HBS पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर है। HBS पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर। तो जो पेशेंट्स होते हैं सिकल सेल अनीमिया के, उनमें HBS बन जाता है, और HBS अगर पॉलीमराइज हो जाएगा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन करता है जगह जगह पे जाके, तो ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम होता है, वीनोक्लूसिव डिजीज हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए हमने पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर बनाया है जिसका नाम है वॉक्सिलोटोर। ओके, लैम्बोरेक्जेंट तो पुरानी दवाई वाली याद कर लोगे, इजी है, स्यूवोरेक्जेंट के ग्रुप का है। स्यूवोरेक्जेंट हमने पढ़ा था, याद है आपको? यस, लैम्बोरेक्जेंट स्यूवोरेक्जेंट दोनों का नाम रेक्जेंट में खत्म होता है, तो इसका क्या मतलब है? ऑरेक्स एंट, ये भी ऑरेक्स एंट, मतलब दीज आर ओरेक्सिन एंटागोनिस्ट। ओरेक्सेंट्स जो हैं वो ओरेक्सिन एंटागोनिस्ट हैं, और ओरेक्सिन एंटागोनिस्ट क्या काम करेंगे? ब्रेन को डिप्रेस करेंगे, सिडेशन करेंगे। तो जब सिडेशन करेंगे तो इनसोम्निया में यूज कर सकते हैं। तो लैम्बोरेक्जेंट इज ए न्यू ड्रग टू प्रोड्यूस सिडेशन। ओके, अगली दवाई है निटारसुडिल। निटारसुडिल दवाई जैसी हमने पहले कौन सी पढ़ी थी दवाई? फासुडिल। तो जिस भी दवाई का नाम सुडिल में खत्म होता है, सुडिल में खत्म होता है, वो एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, किसका नाम है? रहोकाइनेज इनहिबिटर्स। ये रहोकाइनेज इनहिबिटर है, निटारसुडिल भी और फासुडिल भी। फासुडिल को यूज करते हैं हम एंजाइना,
फासुडिल इज यूज्ड इन एंजाइना, जबकि निटारसुडिल इज अप्रूव्ड इन ग्लोकोमा। निटारसुडिल को ग्लोकोमा में यूज करते हैं। दो चीजें याद करनी है, पहले इसका मैकेनिज्म क्या है ग्लोकोमा में। ग्लोकोमा में इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग दी ट्रेबिकुलर आउटफ्लो। ग्लोकोमा में ये ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को इंक्रीज करके काम करती है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट याद करना है, दैट इज कॉर्निया वर्टिसिलेटा। कॉर्निया वर्टिसिलेटा, ठीक है, ये इसका साइड इफेक्ट है। ओके, द नेक्स्ट ड्रग इज प्लीकेनाटाइड। प्लीकेनाटाइड जो है इज अ ड्रग सिमिलर टू लिनेक्लोटाइड। लिनेक्लोटाइड वाले ग्रुप की दवाई है प्लीकेनाटाइड। बेसिकली क्या है, ग्वानालाइट साइक्लेज एगोनिस्ट हैं। ग्वानालाइट साइक्लेज सी एगोनिस्ट है। ग्वानालाइट साइक्लेज को स्टिमुलेट करते हैं, उससे साइक्लिक जीएमपी बढ़ जाएगा। साइक्लिक जीएमपी बढ़ जाने से वाटर रिटेन हो जाएगा स्टूल में, तो स्टूल जो है वो इजीली पास हो जाएगी। तो दे आर यूज्ड एज लैक्सेटिव्स। कौन से कंडीशन में यूज करते हैं, क्रॉनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन में। दे आर यूज्ड इन क्रॉनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन। क्रॉनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट ड्रग इज एटेल कैल्सीटाइड। एटेल कैल्सीटाइड के नाम में कैल्सी लिखा है, तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसका नाम है कैल्सीमाइमेटिक ड्रग्स। ये कैल्सीमाइमेटिक ड्रग के ग्रुप में आती है। पहले कैल्सीमाइमेटिक कौन सी पढ़ी थी हमने, यस सीनाकैल्सेट। सीनाकैल्सेट, सीनाकैल्सेट भी कैल्सीमाइमेटिक। अब कैल्सीमाइमेटिक का मतलब क्या है उसको समझते हैं पहले। ये हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन, जब भी ये पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में आएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन जब भी ब्लड में आएगा तो ये ब्लड से बोन में जाएगा। बोन में ये आके बोन की रिजॉर्प्शन करेगा, वहां का कैल्शियम निकालेगा और कैल्शियम निकाल के ब्लड में कर देगा। तो वी नो पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में देता है। अब क्वेश्चन ये है कि पैराथायरॉयड हार्मोन की रिलीज के लिए स्टिमुलस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलस क्या है, कैसे रिलीज होता है, यस हाइपोकैल्सीमिया। जब भी कैल्शियम ब्लड में कम होता है तो पीटीएच रिलीज होता है ताकि ब्लड में कैल्शियम बढ़ा सके। बट प्रॉब्लम क्या है, इसका मतलब यह है कि कैल्शियम अगर ब्लड में नॉर्मल है तो पीटीएच रिलीज नहीं होता। अब पीटीएच रिलीज क्यों नहीं होता, क्योंकि ब्लड में जो कैल्शियम है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड की एक रिसेप्टर पे काम करता है, इसका नाम है कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर। नाम में लिखा ना कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर। तो ब्लड में अगर कैल्शियम नॉर्मल है या ज्यादा है तो ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाता है, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है जब भी ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल है या ज़्यादा है। और जब भी ये एक्टिवेट होता है तो ये पीटीएच की रिलीज को रोक देता है। ये पीटीएच को कहता है कि नहीं, तुम्हें जाना नहीं है, ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक। अब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अगर किसी पेशेंट को है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि पीटीएच आ रहा है, फिर भी कैल्शियम बढ़े जा रहा है, कैल्शियम बढ़ने के बावजूद भी पीटीएच आए जा रहा है, ठीक है। मतलब कैल्शियम इज नॉट एबल टू स्टिमुलेट कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर। कैल्शियम नहीं कर पा रहा अपना काम। जब कैल्शियम नहीं कर पा रहा तो हमने ये दवाइयां बना ली जिनको कैल्सीमाइमेटिक कहते हैं। ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देंगी। जब कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया तो पीटीएच का रिलीज रुक गया। जब पीटीएच का रिलीज रुक गया तो बोन रिजॉर्प्शन रुक गई। तो ये दवाइयां बोन की रिजॉर्प्शन को रोकती हैं। तो कहां यूज करेंगे, यस ऑस्टियोपोरोसिस में यूज करेंगे। बट कौन सी ऑस्टियोपोरोसिस में, विच इज ड्यू टू हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो जो एटल कैल्सीटाइड है ये नई दवाई है, सीनाकैल्सेट जैसी, मतलब दोनों कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं। कहां यूज करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ओके, नेक्स्ट ड्रग इज एमिसीजुमैब। एमिसीजुमैब भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नाम से क्या याद करोगे, सीआई मतलब सर्कुलेशन में काम आती है, सर्कुलेशन में यूज होगा इसका कोई। और सर्कुलेशन में क्या यूज होता है इसका, वो होता है हीमोफीलिया में। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया। बेसिकली क्या है, जो एमिसीजुमैब है ये बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, बाई स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। बाई स्पेसिफिक का क्या मतलब है, ये फैक्टर 9 और फैक्टर 10 दोनों पे बाइंड करती है।
ये फैक्टर 9 पे भी बाइंड करके 10 पे भी बाइंड करके दोनों पे बाइंड करके इस तरह से कन्फर्मेशन चेंज करती है कि फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है। जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया तो हीमोफीलिया ठीक हो जाएगा। तो इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट दवाइयां थी हमारी। तो मेरा मैसेज क्या है टेक होम, डोंट लेट व्हाट यू कैनॉट डू इंटरफेयर विद व्हाट यू कैन डू। ठीक है, ये बहुत कॉमनली होता है, हमें लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है, उस चक्कर में जो हम कर सकते हैं वो भी छोड़ देते हैं। अगर जो आप कर सकते हो वो करते रहोगे तो आप वो भी करने लग जाओगे जो आप नहीं कर सकते। तो आप ग्रेजुअली ग्रेजुअली रिमेंबर, अगर क्लिनिकल स्टडीज में इस चीज को करेंगे, जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है उसके चक्कर में आप जो आसान है उनको थोड़ी छोड़ोगे, जो आपको आते हैं, जो आप कर सकते हो उनको करते रहो करते रहो करते रहो, धीरे धीरे करके ये मुश्किल वाला टॉपिक भी आप करने लग जाओगे। ओके, तो दैट इज द टेक होम मैसेज। थैंक यू वेरी मच।